नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने देखे थे कि कई फंक्शन ऐसे थे जो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी एनालिटिक या विश्लेषिक नहीं थे उस पॉइंट पे। जनरली मूल बिंदु वाले सवाल किए थे। क्यों? क्योंकि उसका सीधा सीधा लॉजिक था कि CR इक्वेशन जो है वो केवल आवश्यक प्रतिबंध है किसी भी फलन के विश्लेषिक होने का, पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है कि हाँ उसको सेटिस्फाई करवा लेने से हमको ये श्योरिटी नहीं मिल जाएगी कि फंक्शन एनालिटिक हो गया। तो वो केवल आवश्यक प्रतिबंध था, ठीक है, पर्याप्त नहीं था। आज हम पढ़ेंगे पर्याप्त प्रतिबंध कि पर्याप्त प्रतिबंध क्या है या कौन सी कंडीशन भी हमको और चेक करनी पड़ेगी ताकि हम श्योर हो जाएं कि हाँ अब फंक्शन एनालिटिक ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट लिखिए केवल आप थ्योरम 3.7.6 का, ठीक है। तो क्या है? फलन है एफजेड के विश्लेषिक होने का पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है। अब पर्याप्त प्रतिबंध पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो केवल इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो क्या है स्टेटमेंट? 3.7.6। तो मान लो एफजेड बराबर यू, जनरली एफ को इसी से डिनोट करते हैं, यू प्लस आयोटा वी प्रांत डी में, ठीक है। कि मान लो एफजेड बराबर यू प्लस आयोटा वी प्रांत डी में परिभाषित है, तब फलन स्मॉल एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होता है यदि u तथा v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज, यदि u तथा v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत d में या प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तथा कोशी-रीमान समीकरण क्या है? कोशी-रीमान समीकरण डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल x बराबर माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल y प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होती है। प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होती है, ठीक है। तो यह है पर्याप्त प्रतिबंध। तो नोट करें एक बार, फिर इसको समझाते हैं क्या बोल रहा है ये। तो जल्दी से नोट कर लें। तो ध्यान दें क्या है पर्याप्त प्रतिबंध कि CR इक्वेशन, ये CR इक्वेशन है कोशी-रीमान समीकरण कि ये जो CR इक्वेशन दिख रही है भाई आपको, ये CR इक्वेशन प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट हो, ठीक है। दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ इसमें कि जो CR इक्वेशन है, ये जो CR इक्वेशन है प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होती है। एक तो ये कंडीशन, ठीक है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। आवश्यक प्रतिबंध था ये, तो ये CR इक्वेशन हर एक बिंदु पर संतुष्ट होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दी, बस क्या कि प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर सतत कौन होने चाहिए? सतत आंशिक अवकलज प्रथम कोटि, ठीक है।
तो ये एक नई चीज ऐड की गई इसमें कि प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। ठीक है, तो ये कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी। तो अब दो कंडीशन हो गई कि पहली बात तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो, और साथ ही साथ यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज, ये प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज यू और वी के, ठीक है, यू और वी के प्रथम कोटि मतलब एक बार अवकलन करना है, आंशिक मतलब आंशिक करना है। तो ये चार आएंगे, एक्स के सापेक्ष यू का, तो यू का एक्स के सापेक्ष, यू का वाई के सापेक्ष, वी का एक्स के सापेक्ष, वी का वाई के सापेक्ष। ठीक है, तो ये जो आंशिक अवकलज है यदि ये सतत मिल जाते हैं, आप वो सतत चेक नहीं करेंगे। सतत के लिए मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन सतत होता है। एक तो सारे के सारे बहुपद, साइन कोस, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन, e टू दी पावर x चरघातांकी, तो ये सब के सब फलन क्या है, सतत फलन है। तो जब भी ऐसे फंक्शन दिख जाए आपको तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि सतत। ठीक है, चेक नहीं करना है, सतत ध्यान रखना है कि साइन कोस, साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, e टू दी पावर x, पोलिनोमियल्स, ठीक है, या जो और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए, टेन, कोट, ठीक है, ये भी कंटिन्यूसली होते हैं अपने अपने डोमेन में, बस जहाँ पे इनकी वैल्यू इनफाइनाइट जा रही हो, ठीक है, जहाँ ये डिफाइन नहीं हो या जहाँ इनकी वैल्यू इनफाइनाइट मिलती हो वहाँ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाकी साइन कोस, e टू दी पावर x और पोलिनोमियल्स ये तो अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, और इसी टाइप के फंक्शन दिखेंगे भी आपको, तो आपको आप उनको करोगे क्या, उनको आप डायरेक्ट बोल देंगे कंटिन्यूस, उनको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, सतत। तो अब जब भी एनालिटिसिटी चेक करनी रहेगी या जब भी आपको बोल दिया जाएगा अगर सिद्ध करोगे ये विश्लेषिक है, तो हम क्या चेक करेंगे, तो सीआर इक्वेशन, लेकिन इससे हमको छोटी नहीं मिलेगी। इसके लिए मैंने आपको बताया था ये केवल आवश्यक प्रतिबंध है। ठीक है, छोटी कब मिलेगी कि यहाँ कब पर्याप्त होगा, कब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ अब तो विश्लेषिक होगा ही, तो वो पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो और साथ में ये जो डेरिवेटिव्स हैं जिनको कि हम प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज बोलते हैं, ये जो डेरिवेटिव्स हैं, ये जो आंशिक अवकलज है, ये कंटिन्यूअसली होने चाहिए। ठीक है, जो भी प्रांत दिया गया है या जो भी डोमेन दी गई है उसमें ये कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। ठीक है, और कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे, जो अभी मैंने आपको फंक्शन बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी और पोलिनोमियल, उनको हम डायरेक्ट बोल दिया करते हैं, या फिर कोई रेशनल फंक्शन हो, बहुपद बटा बहुपद हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है, इस टाइप से, तो वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली होते हैं अपनी अपनी डोमेन में, जहाँ उनकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो रही हो या जहाँ वो डिफाइन नहीं हो उनके अलावा। ठीक है, तो इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, प्रूफ बड़ा है और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, पिछले कई सालों से पूछा भी नहीं गया है। इससे पहले जो थ्योरम करवाई थी जिसमें केवल सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाई थी वो इंपॉर्टेंट है और उसी लिए आने की संभावना होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उस टाइम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पर्याप्त प्रतिबंध क्या है या कब हम श्योर हो जाएंगे कि फंक्शन एनालिटिक होगा ही कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और साथ में ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तब हम श्योर हो जाएंगे या इतना कर लेना पर्याप्त होगा, अब फलन विश्लेषित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। तो अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, तो देखिए क्या है, तो अब है एग्जांपल नंबर 3.7.7। ठीक है, तो एग्जांपल है 3.7.7 की फलन एफ जेड बराबर ई टू दी पावर जेड एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। फलन एफ जेड बराबर ई टू दी पावर जेड एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, ये सिद्ध करना है। तो पहले आया हुआ है कोटा यूनिवर्सिटी में 2007 में। तो अब देखो कल जो हमने सवाल किए थे उनमें और इसमें फर्क क्या है। कल ये पूछा था कि सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन फिर भी एनालिटिक नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको केवल आवश्यक प्रतिबंध है। ठीक है, कि उसे संतुष्ट करवा लेने से विश्लेषिकता के बारे में हम श्योर नहीं होते कभी भी, और हमने देखा भी था कि हमने सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाई भी थी लेकिन फिर भी डेरिवेटिव्स का मान अलग अलग रूप से निकाला था, वैल्यू चेंज हो रही थी, तो इसका मतलब फलन अवकलनीय नहीं था उस बिंदु पे, तो विश्लेषिक भी नहीं। ठीक है, लेकिन आज जो क्वेश्चन है उसने बोला है कि सिद्ध करो कि ये सर्वत्र विश्लेषिक है। अब सर्वत्र विश्लेषिक है तो इसका मतलब हर जगह अवकलनीय भी है, तभी तो बोलेंगे सर्वत्र विश्लेषिक। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है विश्लेषिक की कि किसी प्रांत में बात करें तो पूरी की पूरी प्रांत में अवकलनीय होना चाहिए, तब उसको विश्लेषिक बोलेंगे। किसी पॉइंट पे बात करें तो उस पॉइंट पे अवकलनीय हो और साथ ही साथ उसका कम से कम एक नेबरहुड ऐसा हो जिसमें भी अवकलनीय हो, तब जाके उसको विश्लेषिक बोलेंगे। ठीक है, तो अब यदि मैं इसकी बात करूं तो अभी जो थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था
ठीक है, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो शो होती रहती है हमें, वो पर्याप्त प्रतिबंधता कि आप सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करवा लो और साथ में जो डेरिवेटिव आप निकालोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, वो कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए। ठीक है, सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, परिमित सम्मिश्र तल, अनंत को छोड़, ठीक है। और जब अनंत भी शामिल कर लेते हैं तो आपको बता रखा है उसका अलग से नाम है विस्तृत सम्मिश्र तल। तो अभी दिया हुआ है मेरे को एफ जेड बराबर ई टू दी पावर जेड, आपको पता होना चाहिए एफ जेड को हम लिखते हैं u प्लस आयोटा v। अब मेरे को u और v चाहिए, तो u और v कैसे मिलेंगे भाई, इस z की जगह रख दो आप x प्लस आयोटा y, क्योंकि जो बिना आयोटा वाला भाग है वो u और जो आयोटा वाला भाग है वो v। तो u प्लस आयोटा v बराबर, देखो गाते अलग अलग कर सकते हैं, वापस से आधार समान है, गाते जोड़ोगे तो मिल जाएगा भाई, ठीक है, आधार समान है, गाते जोड़ने से ही मिलेगा। और अब मैंने आपको कल ही बताया था e पे पावर आयोटा थीटा आयलर प्रमेय से है भाई, e पे पावर आयोटा थीटा आयलर प्रमेय से, लेक्चर 3 में पढ़ा चुका हूँ आयलर प्रमेय क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो इसी दिन के लिए पढ़ाई थी ताकि ये बेसिक नॉलेज रहे हमें। तो e पे पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कल भी लिया था ये रिजल्ट में हमने। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो e पे पावर x कोस y प्लस आयोटा e पे पावर x साइन y। और अब देखो वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक से, काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक से। तो वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो करो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना। वास्तविक मतलब बिना आयोटा वाला, तो u की जगह दिखेगा e पे पावर x cos y। काल्पनिक भागों की तुलना करो आयोटा वाले, तो यहाँ आयोटा के साथ में v, इधर आयोटा के साथ में e पे पावर x sin y। तो आगे uv, अब आप चारों आंशिक अवकलन निकाल लो। तो सबसे पहले तो निकालो डेल u अपॉन डेल x। आप ध्यान दे भाई अवकलन कर रहा हूं लेकिन आंशिक, और आंशिक में आपको पता होना चाहिए यदि आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट अचर मानेंगे, y का कुछ नहीं करेंगे, y किसी के साथ में है तो बच जाएगा और अकेला है तो जीरो, ठीक है। y को कांस्टेंट मानते हैं एज ए नंबर। तो u का x के सापेक्ष कर रहा हूं तो cos y ऐसे कैसे e पे पावर x का e पे पावर x, फिर u का y के सापेक्ष भी कर रहा हूं, तो ये रहा u, y के सापेक्ष करूंगा e पे पावर x ऐसे कैसे cos y का माइनस sin y। और यहां v पे आ जाओ, अब v का कर रहा हूं x के सापेक्ष, तो v का कर रहा हूं x के सापेक्ष, तो यहाँ e पे पावर x का होगा केवल e पे पावर x sin y ऐसे कैसे। और अब v का कर रहा हूं y के सापेक्ष, तो e पे पावर x को ऐसे कैसे sin y का cos y, ठीक है। तो अतः स्पष्ट है कि क्या इन चारों को देखने से, देखो tan u अपॉन डेल x, tan u अपॉन डेल x बराबर क्या है, tan u अपॉन डेल x बराबर cos y e पे पावर x। और देखो cos y e पे पावर x यही किसके बराबर है, cos y e पे पावर x del v अपॉन del y, del v अपॉन del y, क्लियर। एंड ध्यान दे del v अपॉन del x, तो del v अपॉन del x किसके बराबर है, e पे पावर x sin y। तो del v अपॉन del x e पे पावर x sin y, और देखो e पे पावर x sin y लेकिन माइनस चिन्ह के साथ किसके बराबर है, del u अपॉन del y। तो इसको ऐसे बोल सकता हूं माइनस ऑफ del u अपॉन del y, ठीक है भाई, सही है। देखो del v अपॉन del x था e पे पावर x sin y, e पे पावर x sin y, लेकिन e पे पावर x sin y इस माइनस चिन्ह को इधर भेज दो ना, माइनस del u अपॉन del y, तो माइनस del u अपॉन del y। तो यही है क्या सीआर इक्वेशन, ux बराबर vy और vx बराबर माइनस uy, यही तो है सीआर इक्वेशन। तो अतः
कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी भी बोला था आपको CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाने से फंक्शन एनालिटिक नहीं हो जाता है, विश्लेषिक नहीं हो जाता है। ये तो आवश्यक प्रतिबंध है। पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो और साथ ही साथ जो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज है वो सतत होने चाहिए। तो अब देखो ये है पार्शियल डेरिवेटिव, क्या ये कंटिन्यूअस है क्या ये सतत है क्या? तो अभी मैंने जो आपको फंक्शन बताए थे वो चेक कर लो, वही फंक्शन हुए तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। तो देखो cos y sin y cos y हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, हर जगह सतत होते हैं। e पे पावर x हमेशा सतत होता है। ठीक है, तो e पे पावर x हमेशा सतत होता है, sin cos हमेशा सतत होते हैं। और आपको पता है दो सतत फलनों का गुणा भी सतत है, जोड़ भी सतत है, घटाव भी सतत और साथ में भाग भी सतत। बस नीचे वाला फलन जीरो नहीं होना चाहिए, भाग। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे हम, तो चूंकि हम जानते हैं कि sin x cos x या sin y cos y e के पावर x अपने अपने प्रांत में सतत फलन है। ठीक है, अपने अपने प्रांत में सतत फलन है तथा सतत फलनों का गुणन भी सतत होता है। और इनका गुणा जो है e के पावर x का कभी साइन से गुणा हो रहा है तो कभी cos से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सतत है। और यही किसके बराबर है? इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की आंशिक अवकलनों की। तो अतः चारों आंशिक अवकलज, अतः चारों आंशिक अवकलज कौन कौन? डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y सतत है। तो अब प्रयास हो गया कि कोशी रीमान समीकरण भी संतुष्ट हो रही है, चारों आंशिक अवकलन भी सतत है। तो अतः fz बराबर e टू दी पावर z, तो अतः fz बराबर e टू दी पावर z सर्वत्र सतत, वो सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। तो अब श्योरिटी मिल गई, तो सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। ठीक है, तो नोट करें। तो श्योरिटी कब मिलेगी? जब CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो और साथ में ये जो चारों आंशिक अवकलज है ये भी क्या हो? सतत, तब। और अब ध्यान दें अगला टॉपिक। ठीक है, तो क्या है अगला टॉपिक? प्रसंवादी फलन। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। प्रसंवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो प्रसंवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो प्रसंवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन। तो लिखे डेफिनेशन में, समझेंगे उसे। क्या है? किसी प्रदेश D में परिभाषित, किसी प्रदेश D में परिभाषित वास्तविक मान फलन, किसी प्रदेश D में परिभाषित वास्तविक मान फलन
यू एक्स कोमा वाई प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि वह एवं उसके प्रथम दो कोटियों के आंशिक अवकलज सतत हो तथा लाप्लास समीकरण डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 को प्रदेश B के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट करता हूं। तो लिखे इसे क्या सिद्ध करना है कि एफ जेड यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषित फलन दिया हुआ है। आपको ये सिद्ध करना है कि u और v प्रांत d में त्रैसंवादी फलन है। देखो एफ जेड खुद एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब एफ जेड कॉम्प्लेक्स क्यों है? तो इसमें आयोटा वाली टर्म आ गई कि u प्लस आयोटा v, इसलिए एफ जेड क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। u और v तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन में आपको बताया था a प्लस आयोटा b टाइप से कोई नंबर, a और b तो क्या होते हैं? रियल नंबर्स। हाँ, ये आयोटा से मल्टीप्लाई होने के बाद में इस टाइप से लिखा होने के बाद जाके कॉम्प्लेक्स बनता है या सम्मिश्र बनता है। u और v तो क्या है? वास्तविक मान फलन है कि इनकी वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स माइनस वाई इस टाइप से आएगी। जब इनको हम इस तरीके से लिख देते हैं कि साथ में आयोटा भी लगा देते हैं और इस फॉर्म में लिख देते हैं, तब जाके ये सम्मिश्र बनता है। बाकी पहले तो u और v क्या होते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं या वास्तविक मान फलन होते हैं। ये तो हम जब इस फॉर्म में लिख देते हैं ना u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, तब जाके ये क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है। इसीलिए एफ जेड तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लेकिन ये जो u और v है वो तो क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है, वास्तविक मान फलन है। तो इनके लिए हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये प्रसंवादी है या नहीं। अब स्टेटमेंट में बोल दिया कि यदि एफ जेड विश्लेषिक है तो u v प्रसंवादी होंगे। तो इससे प्रूव करते हैं, जब बोल दिया तो होगा ही। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखें कि माना एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v। ठीक है, u किसका फंक्शन है? एक्स वाई का, और v भी किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। तो माना एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v। ठीक है, प्रांत d में, ठीक है, एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v प्रांत d में परिभाषित एक विश्लेषिक फलन है। तो माना एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा v प्रांत d में परिभाषित एक विश्लेषिक फलन है। ठीक है, ये मान लिया है भाई। अतः कोशी रीमान समीकरण, देखो विश्लेषिक मान रहे हैं और सिद्ध क्या करना है? u v को प्रसंवादी। ध्यान रहे भाई, करना क्या है? पहले तो एफ जेड को विश्लेषिक मान के चलेंगे, u और v को प्रसंवादी दिखाएंगे। प्रसंवादी कैसे दिखाएंगे? एक तो वो जो डेरिवेटिव्स हैं उनको सतत दिखाएंगे, और दूसरी कंडीशन वो जो लाप्लास समीकरण है वो संतुष्ट करके दिखाएंगे। तो मेन लाप्लास समीकरण ही है, क्योंकि सतत को डायरेक्ट बोल दिया करते हैं। अतः कोशी रीमान समीकरण, अब देखो विश्लेषिक फलन है तो कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होगी। ठीक है, तो कोशी रीमान समीकरण है क्या? डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल x बराबर माइनस डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, तो विश्लेषिक है तो कोशी रीमान समीकरण प्रांत d के
प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। यदि कोई विश्लेषित फलन हो तो वो कोशी-रीमान समीकरण को प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट करेगा। तो ये विश्लेषित फलन था, तो कोशी-रीमान समीकरण को प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब ध्यान दें, चूंकि कोशी-रीमान समीकरण है क्या, चूंकि कोशी-रीमान समीकरण क्या है, एक तो ये है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, तथा एक ये है डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन। ठीक है, और अब ध्यान दें u तथा v, ठीक है, ये u और v जो है विश्लेषित फलन के ठीक है, u तथा v विश्लेषित फलन के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग हैं, अतः इनके प्रत्येक कोटि के आंशिक अवकलजों का अस्तित्व होगा तथा वे सतत भी होंगे। अब ये बात मैंने बोली है, देखो ये रिजल्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको प्रूव करेंगे आगे के चैप्टर से। क्या प्रूव करेंगे वहाँ पे कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाए तो उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, चाहे सेकंड ऑर्डर, चाहे थर्ड ऑर्डर, वो सारे के सारे विश्लेषित होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी एनालिटिक होते हैं। और अभी भी आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था कि पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर उसको कंटिन्यूअस या सतत करते हैं, फिर डिफरेंशिएबल या अवकलनीय बनाते हैं, और फिर जाके विश्लेषिकता की बात करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको कि यदि कोई फंक्शन विश्लेषिक या एनालिटिक है तो उसके अवकलन भी विश्लेषिक होते हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, एफ डैश, चाहे एफ डबल डैश, चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चाहे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे 8th चैप्टर में या 9th चैप्टर में प्रूव करेंगे उसको। ठीक है, 8th चैप्टर में कर देंगे इस थ्योरम आई है कि विश्लेषिक फलन का अवकलन भी विश्लेषिक होता है। ठीक है, वहाँ पे तो अभी आप ध्यान रखेंगे, यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके डेरिवेटिव के अवकलन भी एनालिटिक या विश्लेषिक होते हैं। अब देखो, जब अवकलन विश्लेषिक ही हो गया तो विश्लेषिक हो गया तो इसका मतलब पहले की सारी स्टेप तो क्लियर है, वो अवकलनीय भी है, सतत भी है। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्डर वाले लो चाहे सेकंड ऑर्डर वाले लो, ये भी क्या हो जाते हैं, ये जो एफ जेड यदि विश्लेषिक है तो एफ डैश जेड भी विश्लेषिक, एफ डबल डैश जेड भी विश्लेषिक। और जब एफ डबल डैश जेड विश्लेषिक हो गया तो इसका मतलब एफ डबल डैश जेड में जो डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल्टा 2u अपॉन डेल वी डेल वाई स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे, अवकलनीय भी होंगे और साथ में सतत भी होंगे। तो लिखा है यहाँ पे कि ये जो u और v है वो विश्लेषिक फलन के वास्तविक और काल्पनिक भाग है। ये फलन विश्लेषिक होने से इसके सारे अवकलन विश्लेषिक होंगे, और यदि सारे अवकलन विश्लेषिक हैं तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कोई सा भी डेरिवेटिव लो आप, वो सारे के सारे अवकलज, ठीक है, विद्यमान होंगे और साथ में सतत भी होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और वो तो स्टेप बाय स्टेप चलता है, पहले डिफाइन करते हैं, फिर सतत, फिर अवकलनीय, फिर विश्लेषिक। यदि कोई विश्लेषिक हो गया तो ऊपर की 3 क्लियर है ऑलरेडी कि वो अवकलनीय भी है, सतत भी है और परिभाषित भी है। तो मैंने डायरेक्ट बोला है आपको कि इसके सारे अवकलज विश्लेषिक होंगे, तो जब विश्लेषिक होंगे तो अवकलनीय और सतत भी होंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि वो अवकलनीय भी है और सतत भी है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया करते हैं, तो लिखें इसे। और अब ध्यान दें, समीकरण एक, ये जो एक है ना भाई, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका अवकलन करो आप x के सापेक्ष। समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो करो देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। भाई इसका एक बार तो वही रखा है, दोबारा कर दूंगा तो डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इधर करो दोबारा
तो डेल्टा 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको बोलो समीकरण 3। समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो अब समीकरण 2 का करो y के सापेक्ष, तो ये रहा समीकरण 2, तो करो इसका y के सापेक्ष, तो ये आएगा डेल्टा 2v अपॉन डेल वाई डेल एक्स। देखो y के सापेक्ष कर रहा हूं तो डेल वाई डेल एक्स, पहले x के सापेक्ष था, यहां पहले भी y, अब की बात फिर से y, तो माइनस ऑफ डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यही होगा। देखें एक बार, इसका क्या है x के सापेक्ष, तो डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल बाई डेल एक्स, पहले y था फिर x आ जाएगा, ऐसे लिखा है। इसका क्या है y के सापेक्ष, तो पहले x था फिर y आ जाएगा, देखो, और इधर भी माइनस डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। और अब देखें इससे आगे, इसको बोल दो 4, तो समीकरण 3 व 4 से, देखो 3 और 4 से क्या दिख रहा है आपको? हाँ भाई, डेल्टा 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल्टा 2v अपॉन डेल वाई डेल एक्स, भाई ये टर्म और ये टर्म बराबर है। देखें इधर, ये वाली जो टर्म है डेल्टा 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल्टा 2v अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर होते हैं ना भाई, फर्क थोड़ी पड़ता है ऑर्डर का कि पहले y के सापेक्ष किया फिर x के सापेक्ष किया, या पहले x के सापेक्ष किया फिर y के सापेक्ष। फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ना आंशिक अवकलन में, ये तो बराबर ही होते हैं कि चाहे आप पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष कर लो, या पहले y फिर x के सापेक्ष कर लो, एक ही बात है। तो मान रख दो, इसका मान तो क्या है डेल्टा 2v अपॉन डेल एक्स डेल वाई का डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका मान तो है डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसका मान क्या है डेल्टा 2v अपॉन डेल वाई डेल एक्स का, इसका मान चाहिए डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। सही है, ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता यहाँ, पहले y फिर x या पहले x फिर y। इसका मान क्या है माइनस ऑफ डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक तरफ ले आओ दोनों को, इधर माइनस है इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो बराबर 0, और यही थी लाप्लास समीकरण, ठीक है। तो प्रत्येक d प्रांत d के प्रत्येक बिंदु, प्रांत d के प्रत्येक बिंदु, तो देखो लाप्लास समीकरण भी संतुष्ट होगी, ठीक है। कि डेरिवेटिव्स जो थे उसको हमने सतत बोल ही दिया था, और साथ में लाप्लास समीकरण भी संतुष्ट करवा दी, और यही है प्रसन्नवादी फलन की कंडीशन। तो अतः u प्रसन्नवादी फलन है, और इसी प्रकार देखो मैं v के लिए भी कर सकता हूं, सेम जैसे u के लिए दिया है ना, सेम टू सेम v के लिए भी कर सकते हैं। इसी प्रकार डेल्टा 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल्टा 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, तो सेम टू सेम v को भी सिद्ध कर सकते हैं जैसे u को किया। तो अतः u तथा v प्रसन्नवादी फलन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि एफ जेड एनालिटिक है, एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक है, तो यूवी प्रसन्नवादी होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसलिए प्रूव किया है इसे। ध्यान दे, तो इस थ्योरम में हमने देखा कि यदि इस थ्योरम में हमने क्या देखा कि यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक है, ठीक है, तो यू और वी क्या हो जाते हैं प्रसन्नवादी फलन हो जाते हैं, ठीक है।
ध्यान दो। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, क्या यदि एफ बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन है, यदि एफ बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन है, तो वी यू का प्रसंवादी संयुग्मी हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है। क्या बोलता हूं मैं? यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन है, तो v को u का प्रसंवादी संयुग्मी कहते हैं। उल्टा नहीं बोल सकते आप, ध्यान रहे, इसीलिए मैंने स्पेशली लिखा है v को u का प्रसंवादी संयुग्मी बोलेंगे कि v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, मतलब जो आयोटा के साथ में है वो बिना आयोटा वाले का प्रसंवादी संयुग्मी। क्या बोल रहा हूं मैं? ढंग से ध्यान रहे, जो आयोटा के साथ में है वो बिना आयोटा वाले का प्रसंवादी संयुग्मी। ठीक है, तो v प्रसंवादी संयुग्मी है u का। ठीक है, v प्रसंवादी संयुग्मी है u का। वर्डिंग्स पे ध्यान दें, v प्रसंवादी संयुग्मी है u का, v प्रसंवादी संयुग्मी है u का। तो u का प्रसंवादी संयुग्मी कौन होगा? तो जिसका भी प्रसंवादी संयुग्मी निकालना हो ना, जिसका भी प्रसंवादी संयुग्मी चाहिए उसको आयोटा के साथ में कर दो, तो जो बिना आयोटा वाला बच जाएगा वो होगा उसका प्रसंवादी संयुग्मी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि u का प्रसंवादी संयुग्मी बताओ, तो u को आयोटा के साथ में कर दो। तो देखो, चूंकि एफ जेड विश्लेषिक है और ये केवल विश्लेषिक फलनों पे ही अप्लाई होता है ये रिजल्ट, ध्यान दें। चूंकि एफ जेड विश्लेषिक है, अतः आयोटा इंटू एफ जेड भी विश्लेषिक होगा। अरे आयोटा कोई नंबर ही तो है, इमेजिनरी नंबर, फाइनाइट नंबर है कोई, तो किसी विश्लेषिक फलन को किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी विश्लेषिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 प्लस आयोटा से कराओ चाहे 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करो इसे। तो हमने आयोटा से किया है, ये भी विश्लेषिक होगा, तो करो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई। तो आयोटा एफ जेड बराबर आयोटा यू प्लस आयोटा स्क्वायर वी, तो ये हो गया आयोटा यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1। तो आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा यू प्लस आयोटा स्क्वायर वी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो अब आप देख सकते हो कि जिसका भी प्रसंवादी संयुग्मी चाहिए उसको आयोटा के साथ में करो। मेरे को u का चाहिए था, मैंने u को आयोटा के साथ में कर दिया। तो बिना आयोटा के साथ में कौन है? तो बताओ बिना आयोटा के साथ में कौन है? -1। ठीक है, चिन्ह सही। तो अतः u का प्रसंवादी संयुग्मी -v होगा। ध्यान दे, क्या बोल रहा हूं मैं? u का प्रसंवादी संयुग्मी कौन होगा? -v। तो ऐसे, तो जो आयोटा के साथ में हो उसका प्रसंवादी संयुग्मी बिना आयोटा वाला, तो v का प्रसंवादी संयुग्मी u और u का प्रसंवादी संयुग्मी -v। ठीक है, तो नोट करें फिर इससे आगे। तो आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई विश्लेषिक फलन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसके u और v को आपको प्रसंवादी दिखाना है या फिर प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना है। देखो अगला टॉपिक है प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना। ठीक है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना। एग्जांपल ले रहा हूं मैं 3.8.4। सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि फलन u बराबर cos x cos हाइपरबोलिक y, तो cos x cos हाइपरबोलिक y प्रसंवादी फलन है, प्रसंवादी
फलन है। तो एक तो ये सिद्ध करना है कि ये प्रसंवादी फलन है, और दूसरा क्या सिद्ध करना है, तथा इसका प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करें, तथा इसका प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करें। तो ध्यान दें क्या है क्वेश्चन कि u दे दिया आपको cos x cos हाइपरबोलिक y, एक तो इसको क्या दिखाना है, हार्मोनिक फंक्शन प्रसंवादी फलन दिखाना है भाई, और साथ ही साथ इसका प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है टॉपिक प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना कैसे पता करें। ठीक है, तो वो मेथड एक्सप्लेन करूंगा मैं, ट्यूशन के जरिए ही कर देता हूँ कैसे पता करें। ठीक है, तो प्रूफ देखें इसका। तो क्या है, पहले तो प्रसंवादी फलन दिखाना है। तो देखो u दिया हुआ है cos x cos हाइपरबोलिक y, ठीक है, तो इसके अवकलज निकालो सारे, डेल u अपॉन डेल x। ठीक है, x के सापेक्ष कर रहा हूं भाई आंशिक, तो cos x का माइनस sin x cos हाइपरबोलिक y, ऐसे देखो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। ठीक है, लेकिन ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं ना, इनमें प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता है, ध्यान रहे। कोस हाइपरबोलिक का डायरेक्ट साइन हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक का कोस हाइपरबोलिक, इनमें माइनस प्लस का चक्कर नहीं होता। डेल u अपॉन डेल x स्क्वायर, अब दोबारा कर रहे हैं x के सापेक्ष, एक बार किया, ये y का फंक्शन है, ये कैसे कैसे रहेगा, cos x का माइनस sin x। अब दोबारा कर रहे हैं x के सापेक्ष, sin x का cos x, ये कोस हाइपरबोलिक है। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, डेल u अपॉन डेल y, इसका y के सापेक्ष, तो cos x ऐसे कैसे cos हाइपरबोलिक y का sin हाइपरबोलिक y। ठीक है, और अब दोबारा y के सापेक्ष, ये cos x ऐसे कैसे sin हाइपरबोलिक y का cos हाइपरबोलिक। ठीक है, मैंने बता दिया sin हाइपरबोलिक का डायरेक्ट cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक। ठीक है, अच्छा क्या होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस, जैसे तो बता रखते हैं आपको सेकंड ईयर में डिफरेंशियल माइक्रोफोन की पढ़े थे हमने। cos हाइपरबोलिक x ये होता है e पावर x e पे पावर माइनस x अपॉन 2, और sin हाइपरबोलिक x e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x। ठीक है, इस तरीके से cos हाइपरबोलिक और sin हाइपरबोलिक। ठीक है, ये आप देखें, अब यदि मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ूं, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो देखो 1 और 2 को जोड़ो, तो माइनस में cos x cos हाइपरबोलिक y या प्लस का cos x cos हाइपरबोलिक y 0, और इधर क्या मिलेगा आपको, डेल्टा 2u अपॉन डेल x स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर 0। तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है, क्योंकि डेल्टा 2u अपॉन डेल x स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल y स्क्वायर। ठीक है, इधर माइनस का था cos x cos हाइपरबोलिक y, इधर प्लस का था, तो 0, और यही दिखाना था हमको, ये डबल डेरिवेटिव x के सापेक्ष और y के सापेक्ष मिलके 0 आ गया। तो अतः लाप्लास समीकरण संतुष्ट है, और ये डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस भी होने चाहिए, सतत भी होने चाहिए, सतत तो ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसकी यदि मैं बात करूं तो साइन कोस का फंक्शन है, ये भी साइन कोस का फंक्शन, ये भी साइन कोस का फंक्शन, तो सारे के सारे साइन कोस के फंक्शन है, चाहे साइन एक्स कोस एक्स हो या चाहे साइन हाइपरबोलिक वाई कोस हाइपरबोलिक वाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक वाई और कोस हाइपरबोलिक वाई के वेक्टर में e पे पावर x e पे पावर माइनस x ही है, और मैं बता चुका हूँ चरघातांकी भी सतत होते हैं, तो ये सबके सब कंटिन्यूअस भी है, सतत भी है। तो सतत है और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रसंवादी है। ठीक है, ये दो ही कंडीशन चेक करनी पड़ती है। तो अतः u प्रसंवादी फलन है, तो u प्रसंवादी फलन है नहीं। अब जो मेन काम है हमारा, ठीक है, वो क्या है, इसका प्रसंवादी संयुग्मी पता करना। और प्रसंवादी संयुग्मी का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रसंवादी संयुग्मी
कब निकलता है? जब फलन विश्लेषिक हो। तो इसका मतलब एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी विश्लेषिक होगा। ठीक है, तो हमें वी पता करना है, जिसको कि क्या बोलेंगे, यू का प्रसन्नवादी संयुग्मी। ठीक है, तो करते हैं। देखो वी पता करना है आपको, कैसे पता करेंगे? प्रसन्नवादी संयुग्मी ज्ञात करना। ठीक है, तो करो भाई। तो एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन है भाई। जब आप प्रसन्नवादी संयुग्मी निकालोगे ना, तो एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन होगा। और यदि एक विश्लेषिक फलन होगा तो u तथा v कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। को संतुष्ट करते हैं। तो u और v कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो कोशी रीमान समीकरण है क्या? क्या थी भाई कोशी रीमान समीकरण? ये थी डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ये कोशी रीमान समीकरण थी। तो देखो जब भी प्रसन्नवादी संयुग्मी निकालते हैं हम, तो u प्लस आयोटा वी विश्लेषिक होता है। तो इसी के लिए मैंने डिफाइन किया था प्रसन्नवादी संयुग्मी वाला कंसेप्ट। तो u प्लस आयोटा वी विश्लेषिक होगा, विश्लेषिक होगा तो कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा। और अब देखो, चूंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, यहीं लिखो इसको, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। हाँ, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर है डेल वी अपॉन डेल वाई। मेरे को वी चाहिए, ये पहले वी निकालूंगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वी? डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान रख दो आप। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान ये है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान रखने पर, हर क्वेश्चन में यही करना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान रखो, और रखो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान ये रहा, क्या है? माइनस ऑफ साइन एक्स साथ में कोस हाइपरबोलिक वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। अभी बात समझ में? तो क्या कर रहे हैं? ये कोशी रीमान समीकरण थी भाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान रख दिया, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स का माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, बराबर में डेल वी अपॉन डेल वाई कैसी है। अब आप देखो कि डेल वी अपॉन डेल वाई हम कैसे निकालते हैं। डेल वी अपॉन डेल वाई का मतलब होता है v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। और जब आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हो, ठीक है, तो x को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो हमें यदि वापस से v चाहिए तो सेम इसका रिवर्स प्रोसेस, इसका समाकलन करेंगे y के सापेक्ष x को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये निकाला था हमने ऐसे ही था कि v का आंशिक अवकलन किया था, y के सापेक्ष x को कांस्टेंट मानते हैं। तो v का समाकलन करेंगे, ठीक है, वापस से y के सापेक्ष x को कांस्टेंट मानते हैं। तो देखो y के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, x बराबर अचर मानते हुए, तो x को कांस्टेंट मानते हुए किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं? y के सापेक्ष। तो करो y के सापेक्ष समाकलन, तो ये तो हो जाएगा v डेल v अपॉन डेल y। तो डिफरेंशियल तो इंटीग्रल से हट गया, यहाँ करो y के सापेक्ष समाकलन। ये sin x को तो कांस्टेंट रखा है मैंने, तो समाकलन किसी से बाहर चला जाएगा, sin x को cos हाइपरबोलिक y का समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ cos हाइपरबोलिक y का समाकलन हो जाएगा y के सापेक्ष, तो x है अचर या कांस्टेंट, तो ये ठीक है। तो करो माइनस ऑफ साइन एक्स cos हाइपरबोलिक y का समाकलन क्या होगा भाई? साइन हाइपरबोलिक y, हाइपरबोलिक फंक्शन में प्लस माइनस का चक्कर नहीं है,
प्लस में सम फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये कहां से आ गया भाई सम फंक्शन ऑफ एक्स? देखो अब इसका कंसेप्ट समझे कि gx क्या लिख दिया मैंने साथ में, इसका समाकलन किया y के सापेक्ष, x कांस्टेंट था, ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक y का sin हाइपरबोलिक y प्लस gx। अब ये gx क्या है? अब इसका मतलब समझे, ये gx कहां से आया? ये gx आया है यहां से, x बराबर है। ध्यान दो, जब आप 12th में समाकलन किया करते थे तो यदि पहले तो अवकलन समझो, आप अवकलन कैसे करते थे कि यदि कोई फंक्शन ऐसे हो fx बराबर x प्लस 2, ठीक है, जब आप इसका अवकलन करते थे f डैश, तो x का अवकलन a और 2 का क्या कर दिया करते थे 0, ठीक है, इस तरीके से यूं किया करते थे। फिर आपने समाकलन करना सीखा और आपने समाकलन में लिखा कि f डैश का समाकलन तो f हो जाएगा और यहाँ 1 का समाकलन x हो जाएगा और साथ में हम कोई कांस्टेंट लगा दिया करते थे जिसको बोलते थे समाकलन मीलता। अब ये कांस्टेंट क्यों लगाया करते थे? क्योंकि उसका सीधा सीधा लॉजिक था कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका डेरिवेटिव हम 0 लिख देते थे, ठीक है ना भाई, जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका अवकलन क्या हो जाता है 0। तो इसलिए हम जब वापस से समाकलन करते हैं तो उन कांस्टेंट्स को इंक्लूड करते हैं। ये जो c है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट हो उसका अवकलन 0 हो जाया करता था, इसलिए हम क्या करते थे जब समाकलन करते थे तो एक कांस्टेंट लगाया करते थे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाया करता था, तो उन कांस्टेंट्स को वापस प्राप्त करने के लिए यहाँ c लिख दिया करते थे, ठीक है। सेम कंसेप्ट था हमारा पार्शियल डेरिवेटिव में, कि देखो यदि कोई फंक्शन हो f जिसमें कि x प्लस y हो, यूं समझ ले सिंपल फॉर्म, और इसका मैंने आंशिक अवकलन किया y के सापेक्ष, आंशिक अवकलन किया इसका y के सापेक्ष। तो आंशिक अवकलन में पता है x को कांस्टेंट मानते हैं, तो x का अवकलन 0 और y का आंशिक अवकलन 1 y के सापेक्ष, ठीक है। अब जब मैं इसका वापस से समाकलन कर रहा हूं तो 1 का समाकलन तो y आ जाएगा, जब y के सापेक्ष समाकलन करूंगा ना भाई, तो y के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो 1 का समाकलन तो y आ जाएगा, लेकिन इस x का क्या होगा? ये भी तो वापस से चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ लिख दिया करते हैं प्लस सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ताकि ये x भी हमें वापस से मिल जाए। क्यों? क्योंकि x को हमने कांस्टेंट मान लिया। तो जब भी हम आंशिक अवकलन करते हैं y के सापेक्ष x को मान लेते हैं कांस्टेंट, तो x का अवकलन 0 हो जाता है। अब आप वापस से समाकलन करोगे y के सापेक्ष x को कांस्टेंट मानते हुए, तो वो फंक्शन ऑफ x लिखना जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो x के फंक्शंस थे हमने डेरिवेटिव के टाइम उनकी जगह 0 लिख दिया था, तो इसलिए यहाँ पे ये gx लिखा जाता है, ठीक है। कि आपने यदि कोई पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म थी और उसका समाकलन किया है x को कांस्टेंट मानते हुए, तो फंक्शन ऑफ x लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से यदि मैं x के सापेक्ष समाकलन करता y को कांस्टेंट मानते हुए, तो फंक्शन ऑफ y लिखता, ठीक है। तो ये आ गया अभी, तो यहां तक नोट करें, फिर इससे आगे तो अब ध्यान दें इससे आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये भी आ गया है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या किया कि डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान रखा था, तो वो था डेल बी अपॉन डेल वाई के बराबर, और फिर उसका समाकलन करके v निकाला है। अब ये जो v आया है आपके पास में, अब क्या करेंगे आप इस v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, जो भी v आ गया उसका x के सापेक्ष क्या करेंगे? आंशिक अवकलन। तो करो इस v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो देखो v था क्या? v था माइनस का साइन x साइन हाइपरबोलिक y प्लस gx, कोई फंक्शन ऑफ x। gx का मतलब है फंक्शन ऑफ x, कोई भी x का फंक्शन हो सकता है ये। तो अब करो आप इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा तो साइन x का तो कोस x, साइन हाइपरबोलिक y ऐसे कैसे ही होगा, और gx का g डैश x। देखो ये केवल x का फंक्शन है, ठीक है ना, इसमें y तो है ही नहीं, तो g का अवकलन g डैश डायरेक्ट। वैसे जो डैश नोटेशन होता है वो टोटल डेरिवेटिव के लिए होता है, लेकिन यहाँ gx जो है ना वो केवल x पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान रहे
जी एक्स केवल और केवल एक्स का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी, एक्स टू पावर 5 भी, कुछ भी, लेकिन केवल और केवल एक्स का फंक्शन है, वाई नहीं है उसमें, ठीक है, उसमें केवल और केवल एक्स है। तो यहाँ पे चाहे आप डेल जी अपॉन डेल एक्स लिखो या डी जी अपॉन डी एक्स लिखो, एक ही बात है, एक्स टू पावर 5 हुआ तो दोनों का रिजल्ट 5x4 आएगा। तो यहाँ आंशिक और संपूर्ण बराबर है। वैसे जो डैश नोटेशन होता है वो संपूर्ण अवकलन के लिए होता है, इसके लिए, पार्शियल के लिए नहीं होता है। लेकिन पार्शियल में और टोटल में आंशिक अवकलन संपूर्ण अवकलन में फर्क कब होता है, जब हमारा जो फंक्शन हो उसमें वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो, एक्स और वाई दोनों हो या एक्स वाई जेड तीनों, एक ही वेरिएबल है तो आंशिक लिखो टोटल लिखो, एक ही बात है, ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने जी डैश लिख दिया, ध्यान रहे केवल एक्स का फंक्शन था इसलिए। अब आ गया डेल वी अपॉन डेल एक्स, कोशी रीमान समीकरण से मेरे को v चाहिए भाई, तो कोशी रीमान समीकरण से बताओ, कोशी रीमान समीकरण में डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये कोशी रीमान समीकरण से लिखा है, डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर होता है माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। तो माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखो, ये ना डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो माइनस तो पूरी जगह है ही, डेल यू अपॉन डेल वाई मेरा क्या है, इसकी वैल्यू cos x sin हाइपरबोलिक y, ये रख दिया, और इधर भी क्या है cos x sin हाइपरबोलिक y प्लस में जी डैश, ठीक है। तो अब आप देखें यदि, तो ये तो कट गया cos x sin हाइपरबोलिक y से cos x sin हाइपरबोलिक y, ठीक है। तो कुल मिला के आपको मिला है g डैश x बराबर 0, और इसका कर लो समाकलन x के सापेक्ष समाकलन, तो x के सापेक्ष g डैश का तो क्या हो जाएगा gx, और 0 का समाकलन कांस्टेंट, ठीक है। तो gx का मान भी आ गया कांस्टेंट, और जब gx आ गया तो अतः v आ गया, तो अतः v, तो v क्या था, v था माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, साइन हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी, तो ये आ गया v, ठीक है। तो वैसे तो v मेरे पास में सेकंड स्टेप में ही आ गया था, लेकिन उसमें gx था, तो उस gx को निकालना जरूरी था कि उस gx का मान क्या है, तो उस gx के मान के लिए वापस से प्रोसीजर किया है। तो उस gx का मान क्या है, कांस्टेंट, वो ये कांस्टेंट कहां से आया, क्योंकि g का अवकलन 0 है, g डैश, और g केवल x का फंक्शन है, ठीक है। तो g केवल x का फंक्शन है, उसमें y तो है ही नहीं, तो किसी भी फंक्शन का अवकलन कब 0 हो सकता है, जब वो फंक्शन कांस्टेंट हो, जब वो फंक्शन क्या हो कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, या आपको पता होना चाहिए 0 का अनिश्चित समाकलन क्या होता है c, तो इसलिए gx बराबर c, क्योंकि g में y तो हो ही नहीं सकता, ये मैं पहले बता चुका हूँ, g केवल x का फंक्शन है, और यदि एक्चुअल में x का फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी, तो उसका अवकलन कुछ ना कुछ तो आता, तो अवकलन 0 कब आ सकता है, जब वो संख्या हो कोई ना कोई, तो संख्याओं का अवकलन क्या होता है 0, तो इसलिए 0 का समाकलन कोई संख्या, जिसको कि हम c बोलते हैं, कोई भी स्विच नहीं था, ठीक है। तो ये v हो गया। तो ओवरऑल प्रोसीजर क्या है, हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स पता रहेगा, उसकी जगह डेल वी अपॉन डेल वाई रख देंगे, और फिर उसका y के सापेक्ष समाकलन करके v आ जाएगा, लेकिन उसमें gx आएगा, तो उस gx का मान निकालना जरूरी है, तो उसके लिए वापस से प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। तो अब देखें अगला एग्जाम्पल नहीं है, देखो अगला एग्जाम्पल ये है, वैसे तो 3.8.5, तो इस कोर्स से अगला है 5, लेकिन उसी के जैसा एक अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन भी है, तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप अपने स्तर पे कर लेना। तो वापस से यू दिया हुआ है, देखो वापस से यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19। तो जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 19 है। सिद्ध कीजिए कि फलन u बराबर वाई क्यूब माइनस 3x² y प्रसंवादी फलन है, इसका प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करिए तथा इसमें एक चीज और पूछ ली, संगत विश्लेषिक फलन स्मॉल f z के पदों में ज्ञात करें। ये दो चीजें पूछी है भाई, ठीक है। तो आ जाएंगे, कैसे पता करेंगे? u दिया हुआ है देखो वाई क्यूब माइनस 3x² y, ठीक है। तो u दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस 3x² y। तो पहले तो इसको सिद्ध कर देते हैं कि ये प्रसंवादी है। तो करो इसका अवकलन, डेल u अपॉन डेल x। देखो डेल u अपॉन डेल x क्या आएगा, x के सापेक्ष करोगे आंशिक, तो y क्यूब का 0, x² का 2x, तो 2 दिया 6x, ठीक है। x के सापेक्ष दोबारा करो, तो दोबारा करोगे तो x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 6y। भाई माइनस 6xy आया ना, x का 1 हो गया तो बचा माइनस 6y। फिर से क्या करेंगे, अब की बार y के सापेक्ष करो, तो अब इसका y के सापेक्ष करो। देखो y के सापेक्ष करोगे तो y क्यूब का 3y² माइनस इस y का 1 हो गया तो बचा 3x²। तो ध्यान रहे दोबारा y के सापेक्ष कर रहा हूं, तो y क्यूब का 3y², y का 1, तो यहां बच गया 3x²। और फिर से y के सापेक्ष, तो फिर से y के सापेक्ष करेंगे तो y² का 2y, तो 2 दिया 6y, और इस 3x² का 0, तो इसको बोलो 3, ये हो जाएगा 4। तो अब देख लें आप समीकरण 3 व समीकरण 4 से, तो 3 और 4 से देखो डेल्टा 2u अपॉन डेल x², डेल्टा 2u अपॉन डेल y², तो डेल्टा 2u अपॉन डेल x², डेल्टा 2u अपॉन डेल y², ये माइनस 6y, ये प्लस 6y 0, और ये सिद्ध करना था। तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है और सतत तो है ही। अब बताओ सतत क्यों है, क्योंकि देखो सारे के सारे बहुपद हैं, और बहुपद की कंडीशन क्या होती है, x y की धन घात। तो यहाँ भी x की घात धन, y की घात धन, तो कोई सा भी एक्सप्रेशन उठा के देख लो, x और y की घात धन पूर्णांक है। तो जब भी बहुपद चेक करना हो क्या करेंगे, x और y की धन घात होनी चाहिए, x और y की धन घात है, कहीं भी देख लो कोई सा भी एक्सप्रेशन उठा के, सब में x और y की पॉजिटिव पावर है, कोई भिन्नात्मक घात नहीं हो, कोई ऋणात्मक घात नहीं हो, तो हमेशा धनात्मक घात है, तो इसका मतलब बहुपद है, और बहुपद है तो सतत होगा ही होगा, ठीक है। और लाप्लास समीकरण में संतुष्ट है, तो प्रसंवादी फलन तो है, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है प्रसंवादी संयुग्मी, वो ज्ञात करते हैं। तो चूंकि fz बराबर u प्लस आयोटा v विश्लेषिक फलन होगा, ठीक है, हमें v पता करना है। fz बराबर u प्लस आयोटा v विश्लेषिक फलन होगा, अतः u, v कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेंगे। तो कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x बराबर आएगा डेल v अपॉन डेल y के, एंड डेल v अपॉन डेल x बराबर आएगा माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल y। तो ये कोशी रीमान समीकरण, तो ये संतुष्ट होगी, ठीक है, नोट करें यहां तक। अब इससे आगे देखो, तो डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y। तो चूंकि डेल u अपॉन डेल x, अब दोबारा से समझ लेना भाई प्रोसीजर, पहले इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें समझा चुका हूं, एक बार और देख लें ताकि अच्छे से याद हो जाए प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x को उठा लो वापस से, तो डेल u अपॉन डेल x कहाँ है, एक तरीके से स्टेप फर्स्ट बोल दो इसको, तो डेल u अपॉन डेल x उठा लो, ये ना डेल u अपॉन डेल x, इसके बराबर है माइनस का 6xy, ये उठा लिया डेल u अपॉन डेल x माइनस का 6xy। कोशी रीमान समीकरण का उपयोग करो, समीकरण 5 का,
तो समीकरण 5 का उपयोग करो, ये रहा समीकरण 5 कोशी रीमान समीकरण। इस डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह रख दो आप डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इस डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह रख दो आप डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, रख दिया, और ये बराबर है -6xy। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह रख दो डेल वी अपॉन डेल वाई, रख दिया, और ये बराबर है -6xy के। अब क्या करेंगे, इसका y के सापेक्ष समाकलन, क्योंकि v चाहिए ना, तो y के सापेक्ष समाकलन x क्या हो जाएगा, अचर, x हो जाएगा कांस्टेंट। तो करो y के सापेक्ष समाकलन, तो डेल v अपॉन डेल y का तो v समाकलन, या -6x ऐसे के ऐसे, y का समाकलन y स्क्वायर बटा 2 प्लस में सम फंक्शन ऑफ x, तो वही gx लिख दिया वापस। क्यों लिखा, क्योंकि उसका सीधा सीधा लॉजिक मैंने आपको बता रखा है, x को कांस्टेंट माना है और जो डेरिवेटिव था वो पार्शियल था, तो y के सापेक्ष समाकलन किया है x को कांस्टेंट मानते हुए, तो इसलिए फंक्शन ऑफ x आएगा ये, तो gx से डिनोट कर रहे हैं उसको। ठीक है, जो भी फंक्शन ऑफ x आएगा, तो ये कितना हो गया, तो ध्यान दे जो हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, तो v आ गया -3xy² 2 तिया 6 -3xy² प्लस में gx। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में क्या करेंगे भाई, इसके बाद में इस v का वापस से अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये gx चाहिए मेरे को, आपको दिख रहा होगा v तो आ गया, v नहीं आया है अभी, gx अननोन है, तो gx चाहिए, तो x के सापेक्ष करें आंशिक, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन से, तो करो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो डेल v अपॉन डेल x, यहां x का 1 हो गया, तो ये आ गया -3y²। ठीक है, x का अवकलन 1 तो -3y², और gx का g'। अब जैसे ही डेल v अपॉन डेल x आया, कोशी रीमान समीकरण का वापस से उपयोग करेंगे समीकरण 6 से। ठीक है, तो समीकरण 6 से डेल v अपॉन डेल x की जगह रख देंगे -डेल u अपॉन डेल y, तो ये -3y² प्लस g'(x). ठीक है, तो रख दिया -डेल u अपॉन डेल y, और अब -डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, तो नोट करें, फिर करते हैं इससे आगे। तो देखो ये रहा डेल यू अपॉन डेल y। ठीक है, तो वहां रखा हूं, यहाँ पे देख ध्यान दे भाई, तो माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल y, तो माइनस ऑफ ये रहा डेल यू अपॉन डेल y समीकरण 3 में कितना है, 3y² -3x²। ठीक है, तो माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल y बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में -3y² प्लस में g'(x). ठीक है, तो प्लस में g'(x). तो ये मान रखा है मैंने, तो क्या किया है, डेल यू अपॉन डेल y, तो डेल यू अपॉन डेल y का मान रखा है -3 ऐसे कैसे, बराबर में RHS एज इट इज। अब देखें कौन कट गया, तो आप देखेंगे तो -3y² से माइनस और 3y² कट गया, तो बचा क्या, माइनस माइनस प्लस का 3x², और इधर क्या बच गया, g', x के सापेक्ष समाकलन। तो करें भाई x के सापेक्ष समाकलन, तो x के सापेक्ष समाकलन करोगे, 3 तो ऐसे कैसे x² का x³/3, तो 3 ऐसे कैसे x² का x³/3, g' का gx, और प्लस में एक कांस्टेंट भी देंगे। ठीक है, जब भी समाकलन करते हैं अनिश्चित समाकलन, तो c तो आता ही है हमेशा, तो प्लस c। ठीक है, तो अब 3 से 3 कट चुका है, तो कुल मिला के यहां से gx का मान आ गया x³ + c, तो अब की बार gx का मान ये आया
तो पहली स्टेप में v आ जाता है, लेकिन उसमें gx अननोन होता है, तो वो gx निकालना पड़ता है वापस से। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, उसका मान रख देंगे, del u अपॉन del y का मान रख देंगे, वापस से समाकलन करके gx निकालेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया gx, तो अब v आ गया, तो अब बचा ही क्या है, तो v आ ही गया, तो अतः v बराबर, तो v क्या था -3xy², तो -3xy² प्लस gx का मान रखो x³ प्लस c, तो ये v आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा टर्म कैलकुलेट करनी है, क्या, fz पूछा है, तथा संगत विश्लेषित फलन fz z के पदों में आपको। ठीक है, तो fz निकालना है z के पदों में। ठीक है, तो v नहीं पूछा है, केवल fz भी पूछा है। पिछले क्वेश्चन में केवल v पूछा था, तो यहाँ तक काम हो गया था हमारा, लेकिन अब fz भी निकालना है। तो अब देखो fz, तो अब ध्यान दें fz, और fz की z के पदों में। ठीक है, तो अतः fz, पहली बात तो fz होता क्या है भाई, u प्लस आयोटा v। ध्यान रहे fz क्या होता है, fz होता है u प्लस आयोटा v। तो u का मान रख लो, दिया हुआ था प्रश्न में, y³ माइनस x² y। तो ये तो हो गया fz का मान था u प्लस आयोटा v, तो u का मान रख दिया, तो ये तो आ गया u प्लस में आयोटा, तो प्लस में आयोटा v, ये रहा v, ध्यान दे ये रहा v। तो अब v भी रख रहा हूं, तो v क्या है -3xy² प्लस x³ और प्लस में c, तो ये v। तो fz होता है u प्लस आयोटा v, u दिया हुआ था एज इट इज आयोटा v, ये रहा v, तो ये v भी रख दिया आयोटा v। तो ये आ गया fz, लेकिन इतना ही नहीं, fz चाहिए z के पदों में, ये आया है xy के पदों में, इसको z के पदों में दिखाना है। अब पहली बात तो z होता क्या है, x प्लस आयोटा y। तो जहां जहां x प्लस आयोटा y दिखे उसकी जगह z रखो। तो अब आप ऐसे देखोगे तो कहीं नहीं दिखेगा x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो बस इस मेथड में यही दिक्कत है कि जब भी हम fz निकालते हैं और उसे z के पदों में निकालना हो, भाई v निकालना हो ना, ये तो बहुत सरल काम है, v हमेशा इसी मेथड से निकालो, ये ज्यादा बेटर है v निकालने के लिए। लेकिन यदि fz निकालना हो और वो भी z के पदों में, तब फिर दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, x प्लस आयोटा y लाना पड़ेगा, और जैसे ही x प्लस आयोटा y आएगा उसकी जगह z रख देंगे। तो वो जो एडजस्ट करने वाली टर्म है वो दिक्कत करती है। इसके लिए फिर दूसरा मेथड होता है हमारे पास में कि fz यदि z के पदों में निकालना हो तो फिर मिलने टॉमसन मेथड है, जिससे डायरेक्ट fz आ जाता है z के पदों में। तो यहाँ आता है इस मेथड से v, और मिलने टॉमसन से fz आता है डायरेक्ट z के पदों में। हालांकि इससे भी ला सकते हैं इसको एडजस्ट करके, और अभी लाएंगे भी, लेकिन जब fz निकालना हो तो ज़्यादा जो सरल है या ज़्यादा बेटर है वो मिलने टॉमसन है, क्योंकि उससे fz डायरेक्ट z के पदों में आ जाएगा। तो वो अगली क्लास में देखेंगे। इससे यदि fz लाना चाहें तो देखो कैसे लाएंगे। fz लाना है तो मेरे को x प्लस आयोटा y चाहिए ताकि मैं उसकी जगह z रख सकूं। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, x प्लस आयोटा y। अभी जो आयोटा आया है वो देखो आयोटा x³, तो वो x के साथ में है आयोटा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस आयोटा को कॉमन लूंगा। तो आयोटा कॉमन लो इन चारों में से। तो जब आप आयोटा कॉमन लेंगे तो ये तो y³ माइनस 3x² y अपॉन आयोटा आ जाएगा यहाँ, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो ये टर्म तो बचेगी माइनस की। ठीक है, -3xy², और ये टर्म हो जाएगी प्लस की, प्लस में आयोटा c, ऐसे कैसे। ठीक है, और अब ये जो 1 आयोटा है भाई, इस 1 आयोटा को लिख देंगे हम आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो कुल मिला के माइनस आयोटा, तो इसकी जगह लिख रहे हैं माइनस आयोटा। गुना करवाओ माइनस आयोटा का, तो देखो ये हो जाएगा माइनस आयोटा y³, ये माइनस माइनस प्लस का 3x² y आयोटा
और ये माइनस का 3xy² प्लस में x³ प्लस आयोटा सी, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इससे आगे आप इसको थोड़ा सही से लिख लें कि ये x³ ऐसे कैसे, माइनस का 3xy² ऐसे कैसे, प्लस का 3x² y आयोटा, और ये माइनस आयोटा y³ सबसे लास्ट में, ठीक है, प्लस में आयोटा सी। और अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये एक्सप्रेशन है क्या एक्चुअल में, ये है x प्लस आयोटा y का होल क्यूब, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना भाई, ये क्या है, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब। और अब x प्लस आयोटा y का होल क्यूब खोल के देखिए, ये मिल जाएगा सही, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y की जगह z, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। तो अब आया है f z z के पदों में, x प्लस आयोटा y की जगह z लिख दिया, तो z³ प्लस आयोटा सी, ठीक है। तो इस तरीके से f z आएगा z के पदों में। तो इस मेथड में आपने देखा कि जो लास्ट में रीअरेंजमेंट है टर्म्स का, कि x प्लस आयोटा y बनाना बार बार, तो ये जो x प्लस आयोटा y हम बना रहे हैं ना भाई बार बार, इसमें दिक्कत है। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं हर बार x प्लस आयोटा y बना ही पाए। अभी तो बना दिया कि x प्लस आयोटा y का क्यूब था तो हमने लिख दिया, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हर बार लिख ही पाए। तो इसलिए फिर f z यदि डायरेक्ट z के पदों में निकालना हो तो फिर मिलने टॉमसन से करते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है, उससे f z डायरेक्ट z के पदों में आ जाता है, ठीक है। बाकी फिर इससे अगले जो भी सवाल है वो अगली क्लास में।